थैंक यू सर। थैंक यू बहुत। थोड़ा कष्ट हुआ। थैंक यू फेसबुक को, इस फेसबुक को थैंक यू कि हम लोग मिल पाए नहीं नहीं और नहीं, जुड़ पाए। फेसबुक ऐसा है डॉक्टर साहब, फेसबुक हाँ बिल्कुल अपने स्थान पे सही था। मैं अपने हाँ हाँ। सेट का जो है रोटेशन जो है सेट नहीं कर पाया था। इस अच्छा। वजह से दिक्कत हुई। खैर, बहुत अच्छा चलिए। लगा अब आपसे लाइव बातचीत हो रहा है। पहले तो थैंक मैं यू सर, आपको थैंक यू। साधुवाद दूंगा। एक ऐसे विषय को आपने उठाया है जिसपे हमारा जनमानस बिल्कुल सोया हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आरटीआई को लेके, सूचना के अधिकार को लेके आज हमारा जनमानस बिल्कुल सोया हुआ है। कुछ विषय ऐसे हैं जो जी सर। शासन प्रशासन की शुचिता को लेके जिस पे कानून बनाए गए हैं, उसमें से एक आरटीआई एक्ट है, लोकायुक्त एक्ट है। तो ऐसे कानून आज जो है हम लोगों के बीच में बिल्कुल अ, निरपेक्ष हो गया है, ऐसा लगता है। तो ऐसे विषय को हाँ। आपने उठाया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा। हम लोग लाइव धन्यवाद डिबेट के सर। लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। ये हम लोगों की 11वीं कार्यशाला है। इसके पहले हम लोगों जी ने जी। पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चों के एजुकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऐसे छोटे छोटे विषयों पे। और अभी पिछली बार तो हमने एक टेंट आर्ट करके छोटे छोटे बच्चों को बोलने के लिए और उन्हें प्रेजेंट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए रखा। और मेरा अनुभव जी रहा सर कि जब हम सब लोग पब्लिकली कुछ कहते हैं तो जो अपने अंदर की हिचकिचाहट है वो बाहर निकलती है, और दूसरा जो हमारे अंदर जो यूनिकनेस है, जो हमारी पावर है, वो बाहर निकल के सबके सामने प्रेजेंट होती है। हमें हमारी अच्छाइयों के लिए जाना जाता है, और कुछ लोग हमें अच्छी चीजों के लिए अप्रिसिएट भी करते हैं। ऐसे दो तीन चीजें जब होती हैं और हम अपने बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो हमें भी प्रसन्नता होती है, उससे हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, हमारे अंदर अच्छे हार्मोन डेवलप होते हैं, और फिर उस दिशा में हम और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस निश्चित रूप बार की से जो डॉक्टर कार्यशाला है सर। जी। जी बोले सर, निश्चित रूप बोले। से जो आप पहल किए हैं और ये इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं, निश्चित है हमारे जो अगली पीढ़ी है उनके लिए बहुत ही जो है प्रेरणा स्रोत होने वाला है। और निश्चित है उनमें नेतृत्व की भावना जगेगा तो कहीं न कहीं वो हमारे समाज और देश के लिए लाभकारी होगा। और इसके लिए भी जी सर। आपको बहुत बहुत साधुवाद को इस दिशा में आप सोच रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं, कर भी रहे हैं। और मीडिया को, एक साइबर को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप इस दिशा में बेहतर प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल सोशल का जो ये दायरा है सर, हम लोग जैसे बातचीत करते थे पहले, हम लोग गांव में बैठकर सोचते थे कि छोटा मोटा चर्चा करके हम लोग कुछ परिवर्तन ला देंगे। फिर हम लोगों ने कॉलेज लेवल पे चर्चा की जी और जी उसको सोचा कि इस लेवल पे बात करके हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब धीरे धीरे दिख रहा है कि अखबारों में भी कोई चीज अगर छप जाए या न छपे तो उससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक सोशल मीडिया पे उसको पॉजिटिवली ब्रांडिंग ना हो, प्रॉपर ब्रांडिंग ना हो। तो सोशल मीडिया नहीं, को हम ये लोगों। खोज ये जो आपने लाइव डिबेट एक दूसरे से फेस टू फेस लाइव डिबेट करा रहे हैं, यह निश्चित जी रूप सर। से आपने एक प्रयोग किया है। अब कैसे संभव है, कभी हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे। अभी हम लोग जो जी इशू सर। है, हम्म। इशू यह है कि सूचना का अधिकार वह हाँ। कैसे आज प्रासंगिक हो। जी सर। यह ये। इशू है, इस इशू पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी इशू पे चर्चा करने के लिए हम लोग फेस टू फेस हैं आज। हम हाँ। तो कहेंगे तो जो आप यह डिबेट कराते हैं, इसको एक नाम डाल दीजिए। हम अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे आग्रह है कि उसको हिंदी, उसका सुटेबल शब्द क्या हो, उचित शब्द का क्या हो, जी। उसका हिंदी शब्द ढूंढिए। फेस टू फेस, फेस टू फेस। फेस टू फेस। तो एक हाँ। फेस टू फेस, हम अंग्रेजी, हम आपसे यह नहीं अपेक्षा करते कि आप वो फेस टू फेस शब्द का ही प्रयोग करिए। उसका हिंदी आमने शब्द क्या हो सामने। सकता है? आमने सामने। आमने आमने सामने। सामने। तो ये जो आप अपना ये चर्चा कराते हैं आमने सामने बिल्कुल। को, और ये जो आज का इशू है, देखिए डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, सूचना जी का सर। अधिकार ऐसा नहीं कोई नया अधिकार है।
26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, बिल्कुल। उस संविधान में ही सूचना का अधिकार कहीं न कहीं से अंतर्निहित था। अनुच्छेद जी सर। 19 है, जो हमें हम्म वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू हम्म। एक्सप्रेशन। जी सर। जी एक सर। मौलिक अधिकार है मौलिक और यह अधिकार है। संविधान लागू होते ही हमको मिल गया था, इस देश के नागरिकों को मिल गया था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसका हम इस्तेमाल कैसे करें, सूचना के अधिकार हम्म के रूप में कैसे करें, यह पहली बार हम्म। 1976 में जी जी जी। राजनारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद आया। हम्म। 1976 में राजनारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सूचना, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू एक्सप्रेशन की जो हाँ मौलिक हाँ। अधिकार है, उसी में सूचना का अधिकार भी निहित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बार इस देश को सुप्रीम कोर्ट के उस व्याख्या के माध्यम से यह पता इस चला कि अधिकार। हमारा जो सूचना का अधिकार है, यह खुद वो हमारा संविधान में मौलिक अधिकार। प्रदत्त अधिकार है। ये कोई और ये हम अलग से नहीं है। अलग से नहीं। लेकिन समस्या यह हो रही थी कि उसका कोई कानूनी स्वरूप नहीं था। हम्म। और कानूनी स्वरूप पहली बार मिला 2005 में। सतत 2005 में। हमारे जो पूर्वज थे, उनके जो है सतत प्रयास से 2005 में पहली बार इसको कानूनी स्वरूप दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो है, उस समय जब यह सूचना का अधिकार लागू हुआ और इसको हम्म कानूनी स्वरूप दिया जा सका, तो उस समय काफी जागरूकता थी लोगों में। उसमें एक सत्ता का हम्म भी बहुत बड़ा रोल होता है, सत्ता का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आप सत्ता में कैसे लोग बैठे हैं और साथ साथ हम्म। सत्ता में कैसे लोग बैठे हैं, उसके साथ साथ आपका जनमानस कितना जागरूक है, इस पे भी निर्भर करता है जागरूक कि है। वह ऐसे कानूनों का उपयोग कर सके। बिल्कुल। सूचना का अधिकार जो हमें प्राप्त है, उसके पीछे मूल मंशा यह है कि सत्ता, शासन, प्रशासन में शुचिता का भाव हो, पारदर्शिता शुचिता हो, का उनकी भाव। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता पारदर्शिता। हो। हम्म। वह कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तभी रहेगी जब जनमानस आपका जागरूक हो। जागरूक होगा तो जब और हम अपने जनमानस जागरूक, जब हम लोग अपने जनमानस जागरूक हो सिटीजन्स को और साथ साथ जब जो उनको कानूनी और संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसका वो इस्तेमाल कर सके। अगर वो इस्तेमाल कानूनों कर का, सके। अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित है कहीं न कहीं से शासन प्रशासन में एक आर्बिट्रेरीनेस आता है, मनमानापन आता है। तो उस मनमानापन आता है। मनमानेपन को खत्म करने के लिए यह अधिकार हम्म। जनता को दिया गया है। लेकिन समस्या हम्म। क्या है? समस्या यह है, आपको हथियार दे दिया गया, बिल्कुल। आपको औजार दे दिया गया और हम्म आपको हथियार कैसे पकड़ना है, कैसे ट्रिगर दबाना है, कैसे निशाना लगाना है, ये आपको पता नहीं है। वो पता नहीं है। अगर आपको हथियार पकड़ने का, निशाना लगाने का, ट्रिगर दबाने का तरीका नहीं मालूम है, तो आपके लिए हथियार कभी-कभी आत्मघाती भी साबित हो सकता है। आत्मघाती भी हो सकता है। आत्मघाती भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग आत्मघाती। अपने सिटीजन को आरटीआई के प्रति जागरूक कर रहे हैं और ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड करने की कोशिश इसीलिए भी मैं आगे आपको करेंगे। इसीलिए मैं आपको हाँ साधुवाद देता हूँ कि आज हाँ जो है, जो हमारी हाँ। सत्ता का चरित्र है और जी जी उस जी। सत्ता के चरित्र के विपरीत जो हमारे जनमानस की सोच है, वह जी। इतना जो है घुल मिल गया है कि ये हाँ। आरटीआई जैसे कानून जैसे लगता है कि अप्रासंगिक हो गए हैं। तो अप्रासंगिक हो ऐसी गया है। स्थिति में आपकी ये पहल निश्चित रूप से हम्म। बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको धन्यवाद फिर से देता हूँ कि आपने पहल किया थैंक यू है। सर। लोगों में आरटीआई के प्रति जानकारी में वृद्धि हो, कैसे आरटीआई का हम्म। प्रयोग किया जा सके, कैसे आरटीआई का प्रयोग करके शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाई जाए, जो हो रहे भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाए और वो न केवल भ्रष्टाचार का खुलासा हो, बल्कि उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारे बुनियादी अधिकार है, राशन राशन कार्ड है आपका, जो है तमाम तरह की बहुत मौलिक चीजें हैं जिनके अभाव में हम्म हम लोग जो है निरंतर जो है परेशान रहते हैं। तो उन सब परेशानियों हम्म। का निवारण भी आपके आरटीआई एक्ट में है।
तो उसका है। प्रयोग करने की आवश्यकता है। प्रयोग कैसे किए जाए इसकी जानकारी रखने अभी की आवश्यकता अभी है। अभी अभी गांवों तक में भी ग्राम प्रधान के ऊपर, अभी गांव में, शहरों में तो मान लीजिए लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन गांव में भी इस साल हम देखे हैं कि सूचना के अधिकार का प्रयोग काफी हुआ है। संख्या लोग बढ़ी है, 10 रुपया लगाकर सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा पढ़ी करना शुरू कर दिए। पहले लोग समझौतावादी थे, बचते थे कि किसी मामले में हम क्यों लिखें क्यों बोले, लेकिन थोड़ा प्रभाव बढ़ा है अगर परसेंटेज देखें। लेकिन फिर भी केवल 1% जनता ही इस सूचना के अधिकार का प्रयोग आज तक की है। इतनी बड़ी जनसंख्या जिसमें सब लोग एक दूसरे से परेशान है, कहीं न कहीं करप्शन से परेशान है, मनमर्जीपन से परेशान है, लेकिन केवल 1% ही लोग इस कानून का अभी तक प्रयोग किए हैं जब से कानून बना है। 15 साल हो गए, लेकिन अभी केवल इस इतने अच्छे कानून का प्रयोग एक बार भी अगर कोई व्यक्ति किया है तो सिर्फ 1% लोग। और इसमें एक ऐसी बात लिखी हुई है कि स्व अपने से ही सरकार जो है, कुछ डिपार्टमेंट अपना सूचना अधिक से अधिक वेबसाइट पे रखेगी, जिससे लोग अपने से ही जानकर इस चीज को समझ जाएं और उसको ट्रांसपेरेंट रहे। लेकिन उससे लोग बचते हैं। इवन जो सूचना मांगी जाती है उस व्यक्ति के प्रति एक दुर्भावनापूर्ण नजरिया समाज के अधिकारी या जो कार्यालय के लोग होते हैं जहां सूचना पड़ती है उसके प्रति रहता है कि ये बहुत ही गलत है, उसको कुछ भी सूचना दे दो, कुछ भी मोटा पुलिंदा 2000 4000 पन्ने का बता के जो असली सूचना मांग रहा है उससे बच के, तो उसमें लिखने की शैली और क्या लिखा जाए क्या पूछा जाए जिससे कि बेचारे का पैसा भी कम हो लगे और उसको सही सूचना मिल जाए, ये भी बड़ा एक आपस में स्ट्रगल है। इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो सूचना का अधिकार कानून है, उसमें उसके धारा 4 में खुद ही लिखा हुआ है कि हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सारे विभाग हम्म। अपने पोर्टल पर अपने विभाग से संबंधित सारे सूचनाओं को पब्लिश करेगा। और बिल्कुल। मतलब टाइम बाउंड बाध्यता है, लेकिन इस पे एक शोध की और एक अनुसंधान की आवश्यकता है। बहुत सारे विभाग में अभी भी जो है पब्लिकेशन नहीं हो पाया है। इवन जो है आपके कानून में खुद लिखा हुआ है कि सारे डिपार्टमेंट अपने अधीन एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति करेगा। और 120 दिन के, यह कानून 2005 में बना, 2005 में ही नोटिफिकेशन जारी करके इसको लागू भी कर दिया गया। और सेक्शन 4 में खुद लिखा हुआ है, सॉरी सेक्शन 4 में, कि धारा 4 में लिखा हुआ कि 120 दिन के अंदर सभी विभाग अपने मातहत एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे विभागों में, बहुत सारे ऑफिसेज में आज भी पीआईओ की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। उसके कारण कई हैं, कहीं कहीं आवश्यकता भी नहीं महसूस होती क्योंकि लोग बिल्कुल जो है इसको लेके निरपेक्ष हैं, जागरूक नहीं है। तो लेकिन यह आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि ऐसे कितने विभाग हैं जो अभी तक जो है अपने विभाग से संबंधित सूचनाओं को अपने साइट पे नहीं ला पाए हैं। अब बहुत सारे बिल्कुल। खुद जो है आप देखिए, अभी एक केस आया था हमारे पास जो है प्रधान के खिलाफ। जी वह जी जी। सड़क निर्माण को लेके मतलब हम्म। पैसा कोई आया हुआ था प्रधानमंत्री कोई अनियमितता रही होगी, नरेगा के कोई अंतर्गत। अनियमितता रही। के अंतर्गत उस पे जो हमारा क्लाइंट हाँ था हाँ। वो शिकायत करता था, वहीं का अपने आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। उसने शिकायत किया। अब बहुत सारी जी जी। सूचनाओं को मांगने का प्रयास किया वहाँ के ब्लॉक प्रमुख, बिल्कुल। बीडीओ से, हम्म ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से। हम्म पहले तो उसने साइट पे हम्म। आपका क्यों नहीं अवेलेबल है इसकी सूचना मांगा, बिल्कुल। गोलमोल जवाब दिया गया। जब जवाब नहीं मिल पाया तो वह सड़क से संबंधित सारी सूचनाओं को मांगा, वो भी सूचना नहीं मिला। फिर उसकी एक कंप्लेंट दाखिल किया गया डीएम के यहाँ। डीएम ने उस पे कार्रवाई किया। कार्रवाई करने के बाद इंक्वायरी किया। इंक्वायरी के बाद जो है बहुत सारे जो है स्टेप पे गुजरने के बाद हाई कोर्ट तक मामला आया। और हाई कोर्ट में जो प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी उसको सही पाया गया। और
आज वो जो है निलंबित है। तो इस तरीके वो से सूचना निलंबित। के अधिकार का प्रयोग करके जो है हम बहुत सारे हम्म भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को उजागर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। इस दिशा में प्रयास भी करना चाहिए। हम्म। तो हम लोग जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पाते हैं, कोई भी सीपीआईओ जो है, कोई सूचना मांगी जाती है, उसको घुमा फिरा के मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है, उससे व्यक्ति का धन और समय दोनों नुकसान करता है। दोनों तो दोनों क्या वेस्ट इसमें होता है। दोनों वेस्ट करता है, तो क्या इस पे और कड़ा कानून कि अगर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दोगे, कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, तो तुम्हें पेनाल्टी के अलावा तुम्हारे प्रमोशन पर भी चांस आएगा। तुम अगर इतना बड़े अधिकारी हो कि जो पूरे इंस्टीट्यूशन के पूरी सुचिता को प्रदर्शित करने के लिए तुम्हारी नियुक्ति हुई है, पूरे पूरे इंस्टीट्यूशन पर धब्बा लग जा रहा है तुम्हारे इस इन एक्टिविटी से या गलत एक्टिविटी से या तुम्हारी अपनी निगेटिव सोच के कारण, तो कहीं ना कहीं तुमको, कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रमोशन पर भी प्रभाव पड़ेगा अगर तुम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हो। तो क्या इस तरह का भी कुछ कानून आना चाहिए सर इसमें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। जो हमारे कानून में आज व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत अगर जो है कोई सूचना नहीं दिया जा रहा है, कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है, तो प्रतिदिन 250 रुपए की पेनाल्टी लगाया जा सकता है। और वह अच्छा। पेनाल्टी जो है 25,000 रुपए तक का हो सकता है। हाँ हाँ। लेकिन उस ये व्यक्ति पच्चीस के हजार खिलाफ रुपए जिससे सूचना जो जो अपेक्षित जो है, बड़े सूचना बड़े दिया बड़े जाना अपेक्षित है, उसके खिलाफ जो पेनाल्टी। बड़े बड़े समस्या क्या है? समस्या क्या हम्म। है डॉक्टर सत्यप्रकाश जी? हम जो आम हाँ जनमानस है सूचना मांगता है, ठीक है ना? हाँ सूचना हाँ हाँ। कभी कभी बहुत सारे ऐसे जो है उसमें कमियां रह जाती हैं, जिस कमियों के कारण जो अधिकारी होते हैं उनको जगह मिल जाता है हम्म। सूचना मांगने में। अब थोड़ा सा इधर मांगने का टेक्निकलिटी बढ़ा तरीका, दिया गया है। मांगने के अब तरीके के सरकार, कारण हाँ, मांगने। सरकार ने एक फॉर्मेट जारी कर दिया है कि आप जो भी हम्म। आवेदन पत्र भेजेंगे, वह इस फॉर्मेट के तहत भेजेंगे। वह एक नोटिफिकेशन हम्म अलग से शासनादेश जारी करके उसने उन्होंने फॉर्मेट तय कर दिया है। जबकि आपका हम्म जो मूल कानून है डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, हम्म आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो मूल कानून है, मूल कानून में यहाँ तक कहा गया है कि न केवल लिखित बल्कि आप मौखिक तरीके से भी सूचना मांग सकते हैं। मांग सकते हैं। और अगर आप लिखित सूचना नहीं मांग पा रहे हैं, मौखिक तरीके हम्म। से सूचना मांग रहे हैं, तो यह उस अधिकारी का दायित्व है कि जो क्यों उसको उसको लिखे। मौखिक तरीके से सूचना मांगी गई है, उसको वह खुद जो है इन राइटिंग में, लिखित में कन्वर्ट हम्म। कराए और उसको सहयोग करे। यह बिल्कुल आपके बिल्कुल कानून बिल्कुल। में है, 2005 के कानून में लिखा हुआ है, दफा 4 के बिल्कुल। प्रोविजो में, परंतुक में। जी। हाँ लेकिन हो हाँ क्या हाँ। रहा है, अब जो है सरकारें जो है उसको इतना टेक्निकल बना दे रही हैं कि आम हम्म जनमानस उसको जो है, अब वो कहाँ से वो फॉर्मेट खोजे। पहले यह था कि हम्म आप एक एप्लीकेशन लिखते थे कि धारा 6 के हम्म अंतर्गत हमको सूचना दिया जाए। एक एप्लीकेशन हम्म। लिखा, 10 रुपए का जो है आईपीओ लगाया या जो है डीडी लगाया, हम्म और उसने जो है भेज हम्म दिया। हम्म लेकिन अब जो है सरकारें एक नई जो है चीजों को लेके आगे बढ़ गई है कि हम हमारा ये फॉर्मेट हम्म है, इसी फॉर्मेट पे आपको जो है सूचना मांगना है। हम्म। अब वो फॉर्मेट, अब वो जो है गांव का आम जनमानस वो फॉर्मेट खोजे, फिर फॉर्मेट पे जो है नहीं। अच्छा सा जो है उसका पालन करते हुए जो है फिलअप करे, फिर भेजे। तो ये तो जो सरकार सरकारें का भी जो चरित्र होता है, हमेशा हम्म डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, जो सत्ता का चरित्र होता है, वह हम्म ऐसे चीजों को बढ़ावा देता है जो उनकी जवाबदेही को कम करे। कम करे, कम करे। तो इसका मतलब यह है कि सरकार सत्ता की चाहे जो जवाबदेही को हो, कम करे। सरकार चाहे जो हो, वह ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रही है, और इसके खिलाफ ये जो कानून बना है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसका पर कतरा जा रहा है। और इसको और अच्छे ढंग से सूचना के अधिकार का प्रयोग अधिक से अधिक लोग जाने, बल्कि अगर उनके फॉर्मेट पर ही फॉलो करना है तो कम से कम उस फॉर्मेट को ही फॉलो करते हुए सूचना मांगे अधिक से अधिक, और लोगों को जवाबदेही सिद्ध करने में अब अपनी। आपको आश्चर्य होगा, एक चीज आपको बता दें कि हम्म देश के सभी, चाहे बड़े विभाग हो, छोटे विभाग हो, केंद्र स्तर के विभाग हो, चाहे राज्य स्तर के विभाग हो, हर जगह आप 10 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे के या आईपीओ दे के आप सूचना मांग सकते हैं।
किंतु ऐसा हाई कोर्ट में नहीं है। हाई कोर्ट में अगर आपको एक सूचना प्राप्त करना है तो आपको 500 रुपये का आईपीओ देना होगा। अब इधर जो है 250 कर दिया गया है। एक सूचना अगर अच्छा। प्राप्त करना है, अगर जो है एक ही सवाल में आपने 2 सूचना मांग दिया तो 250 250 तो दो बार। पहले तो ये न केवल, हाँ, न केवल हाईकोर्ट में ही और दूसरे विभाग में भी यही स्थिति होती है कि अगर जो है शिकायतकर्ता ने या सूचना मांगने वाले व्यक्ति ने चाहे जो है जानबूझ के या अनजाने में या किसी तरीके से जो है उसने एक ही सवाल में 2 सूचना मांग दिया, तो इसी आधार पे उसको हाँ। जो है लटका दिया जाता है। इसी आधार पर लटका दिया जाता है। ये नहीं कहा इसका जाएगा कि मतलब हाँ हम नहीं, लोग। आप जो है 2 सूचना मांग हम्म। दिए हो तो 2 जो है हम्म। आप आईपीओ दे दो। उसको फिर उनको हम्म। बहाना मिल गया। तो ये सत्ता का चरित्र होता है, हमेशा रहा है कि वो अपनी जवाबदेही को कम करने के लिए अथक प्रयास करता है। लेकिन साथ साथ जो है हम हम्म। नागरिक होने के नाते हमारी भी हम्म। एक दायित्व है, कर्तव्य है, और हम्म। कि हम इस विषय हम्म। को लेके आगे बढ़ें। और इस विषय को लेके आगे बढ़ा गया है हम्म। तभी जो है 2005 में कानून आया है। तो हमारा दायित्व उस बात को भी समझने की हाँ, है कि ये जो जिस कानून गिफ्ट मंशा से नहीं है। ये कानून ये गिफ्ट नहीं कानून है। गिफ्ट नहीं है, 1976 ये 78 हम के बाद हम ये अधिकारों 78 के लिए जो इतना लड़ाई लड़ाई लड़ी हुई गई है, है, इतना संघर्ष। हाँ, हाँ, हाँ। जो अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई है, उस लड़ाई को स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया है वो और हमारे इसके हमारे इसको अधिकार को बचाने के लिए। स्वीकार किया गया, मौलिक अधिकार हाँ, को हाँ। स्वीकार किया गया। तो इसलिए हम लोग इक्विप्ड जी जी। हैं। अब उस इक्विपमेंट का किस तरह से उपयोग करना है, उसे हमें और तत्पर रहना होगा, अपनी चीजों को उठाते रहना होगा। और सूचना जब मांगे तो उसको इस ढंग से मांगे कि एक ही सूचना में 2 सूचना न मांगे। ऐसे प्रश्न बनाएं जिससे कि एक ही सूचना में एक एक सूचना मांगते चले, और कोशिश करें कि बार बार प्रयास करें। और एक और इस कानून में लिखा है, रूल्स में, कि अगर किसी विभाग के खिलाफ ज्यादा आरटीआई पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इन टोटो देखती है, लेकिन किसी खास विभाग के खिलाफ जब ज्यादा आरटीआई पड़ती है तो ऊपर के तबके के लोग उसको उस नजर से देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ रिड्रेसल की संभावना है, हमें इसको सही करना चाहिए। तो सरकारें मिलकर बनती हैं, हमारे और आपसे मिलकर बनती हैं। यदि सूचना मांगने वाला व्यक्ति अपने प्रयास से लगातार लगा रहे, या ऐसे लोग और आगे निकले सूचना मांगे, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ आरटीआई के आधार पर और उनके कैटेगराइजेशन के आधार पर उस डिपार्टमेंट का कुछ तो भला हम लोग करा ही सकते हैं। यदि मान लीजिए एक खास विभाग में यदि 500 700 आरटीआई पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऊपर के जो प्रशासन के लोग हैं उनका दिमाग इस पर जाएगा कि आखिर इसी विभाग, खास विभाग पर इतनी आरटीआई पड़ रही है, तो हमें इस विभाग को तो सुधारना ही पड़ेगा। देखिए डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, हमारा जो मानना है, देखिए कोई यह जी। अहम का विषय नहीं है, ना ही जी। किसी विभाग को नीचा दिखाने का विषय है, ना ही उसका जो है ऊंचा दिखाने का विषय है। एक नहीं। मौलिक अधिकार है कि जो हम जानकारी चाहते हैं वो जानकारी प्रोवाइड किया जाए। और कानून में प्रोवाइड खुद किया। ही लिखा हुआ है कि अगर जो है किसी विषय पर जानकारी चाहिए गई है तो विभाग जो है यह नहीं पूछ सकता है कि आप ये जानकारी क्यों मांग रहे हो। ये कानून में लिखा हुआ है। विभाग कहीं से भी यह नहीं कह सकता है कि आप ये जो जानकारी चाहते हैं उसका कारण क्या है। अगर जो है 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दी जाती है तो उसी कानून में यह व्यवस्था दिया गया है कि इसके खिलाफ हैं धारा 18 में। अगर 30 दिन के अंदर सूचना बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे विश्वास है सर कि हम लोगों की इस बातचीत से लोग इस कानून के महत्व को समझेंगे और कोशिश करेंगे हेलो कि अपने आसपास जो सर तो, समस्याएं हैं हाँ उनको सॉल्व करने के लिए अपनी कलम चलाएं, सूचना मांगे। और अब तो भोजनालय पर भी केमिस्ट की आवश्यकता हो गई है। लोग कह रहे हैं अखबारों में कि समोसा और जलेबी वाले को भी बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री के किसी एक ग्रेजुएट को रखना पड़ेगा फूड एंड क्वालिटी को चेक करने के लिए।
तो गांव में भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी मदद लेकर सूचना कैसे मांगी जाए, इसमें मदद लेकर अच्छे से सूचना मांगे। हर गांव में 2-4 वकील हैं और हर गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं। यदि लोग मांग कर बातचीत करके अपना सूचना का अधिकार का प्रयोग करना सीखें और उसको ट्रेनिंग लें और उसको खुद से बनवाएं, तो वो सही सूचना कम समय में कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हर चीज की एक एक फीस है, एक नॉलेज है, उसका वो एक्सपर्टाइज है। कहीं ना कहीं एक्सपर्टाइज को इन्वॉल्व करके और उस काम को और अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल सके। नहीं देखिए, एक तो सोशल सेंस डेवलप करने की आवश्यकता है। सामाजिक जी सर। सेंस को जो है सामाजिकता को डेवलप करने की आवश्यकता है। जब तक आप जो है स्वांतः सुखाय में व्यस्त रहेगा, हमारा जनता जो हम लोग जो है स्वांतः सुखाय में व्यस्त रहेंगे, तो मतलब ऐसे कानून जो है बिल्कुल जो है बेकार से पड़े रहेंगे। तो इस सेंस को डेवलप करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से एक आपको हम अपना व्यक्तिगत अनुभव बता दें डॉक्टर साहब, जी सर। आज तक जो है 1950 में संविधान लागू हुआ। जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है, चुनाव आयोग की नियुक्ति जो होती है, उसमें जो मेंबर्स की नियुक्ति होती है, वह केवल प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे कर दी जाती है। इतना बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है ना। बहुत बड़ी भूमिका है, और वो भूमिका जो भी है वह ऐसी भूमिका है जिसको माना गया है कि वह जो है शासन से निरपेक्ष होकर काम करेगा। चुनाव आयोग, बिल्कुल, चुनाव एक तरह आयोग। से चुनाव आयोग जो भी व्यवहार करता है वह लोकतंत्र की रीढ़ को मजबूत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य से जो है चुनाव आयोग की नियुक्ति का जहां तक सवाल है, आज तक नियुक्ति प्रक्रिया को सरकार के से निरपेक्ष नहीं रखा जा सका, स्वतंत्र नहीं रखा जा सका। जो भी चुनाव आयोग में मेंबर्स की नियुक्ति होती है, वह जो है जो केंद्र सरकार में जो भी पार्टी का प्रधानमंत्री हैं। व्यक्ति बैठा हुआ है प्रधानमंत्री के रूप में, वह जिसको चाहे वह जो है चुनाव आयोग में चुनाव आयोग सदस्य नियुक्त कर मेंबर बन सकता है। सदस्य नियुक्त कर सकता है। 2013-14 के आसपास जो है हमने इस पे अपना जब संविधान निर्माण पे पुस्तक लिख रहे थे, तो इस पे जी। संविधान में जो बहस हुआ था, उस संविधान बहस को पढ़ने के बाद ये हमारे अंदर ये भाव जगा कि हम इस पे जो है काम करें, और हमने काम किया। आपको बता दें, हमारे सामने रखा हुआ है आरटीआई के तहत हमने कम से कम न कुछ तो 5-6 जो है एप्लीकेशन डाले, लेकिन सबके जो है जवाब जो है बिल्कुल इस तरीके से आए, गोलमोल करने वाले। फिर उस समय बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल। सेंस जागा कि हम इस पे जो पीआईएल करेंगे। हमने उन ठीक। सब आरटीआई एप्लीकेशन को लगाते हुए जो भी हमने कंप्लेन किया था, और उस पे जो हमने आरटीआई एप्लीकेशन डाला हुआ था, उस सब को लगाते हुए हम अपने नाम से ही जो है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किए और इन पर्सन बिल्कुल दाखिल बिल्कुल। किए। बिल्कुल और इस पे जो है एक गाइडलाइन जारी करने के लिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना किया। ये बिल्कुल 2015 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। बिल्कुल 2015 में वह केस जो है एडमिट हुआ, हाँ, और वह अभी चल रहा है। अभी जो है करीब लॉकडाउन के पहले 3-4 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको संवैधानिक महत्व का विषय मानते हुए 52 जजों के बेंच को रिपोर्ट कर दिया। बहुत उसमें जो अच्छा, है बहुत जो अच्छा। आरटीआई में हमने सूचनाएं मांगी थी, उन सूचनाओं का भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो ऐसे बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे आरटीआई के महत्व हैं, उसको समझने की हाँ, आवश्यकता है। न केवल छोटे जैसे स्तर राशन पर। कार्ड है, आपका आधार हाँ कार्ड हाँ है, हाँ आपका जो है हाँ। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, आपके जाति पूरे प्रमाण देश की पत्र है, आय दिशा, प्रमाण पूरे पत्र है। देश की दिशा और दशा बदलने के लिए भी इस कानून का प्रयोग करके आपने एक कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो एक सेंसिटिविटी है, जो एक चीज है जिसको करेक्ट करके बहुत सारी चीजों को सही किया जा सकता है, उस पर आपने प्रयास किया। और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको एक सम्मानित तरीके से उसको हैंडल किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि यह सूचना का अधिकार और आपके द्वारा उठाया गया यह प्रयास कल को एक नई कहानी लिखने में सक्षम होगा।
और आपके द्वारा जो ये प्रयास जो समान नागरिक संहिता पर है उस पर भी कुछ बताएं, जिससे कि लोग जो जुड़े हैं या जो इस वीडियो को देखेंगे आपके इस प्रयास को भी लोग जानेंगे और समझेंगे कि हम लोग कितने बड़े मनीषी से हम लोग चर्चा करें। सत्यप्रकाश भाई, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, समान नागरिक संहिता का जो विषय है बहुत ही सामान्य समझ का विषय है। कोई भी देश अगर धर्मनिरपेक्ष देश है तो उसके कानून भी धर्मनिरपेक्ष होने चाहिए। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर का सेंस यह है कि जो शासन में जो व्यक्ति बैठा है, जो शासन को संचालित कर रहा है, उसके निगाह में सभी नागरिक समान होने चाहिए। सभी नागरिक समान, नागरिकों के मध्य जो है किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे पंथ के आधार पे हो, चाहे संप्रदाय के आधार पे हो। 1947 से पहले जो अंग्रेजों ने कानून बना रखे थे उसमें बहुत सारे कानून ऐसे थे जो उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा हुआ करते थे कि धर्म के नाम वो पे हमें रेगुलेट करने के लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए बनाए। और उसी मंशा के से जो है बहुत सारे कानून बनाए गए। हिंदुओं के अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, ईसाइयों के लिए अलग कानून, और उनको सफलता भी मिला। पाकिस्तान के नाम पे जो है इस्लामिक मुल्क डिवाइड हुआ, इस देश का विभाजन हुआ। बिल्कुल। इस स्थिति से हमारे संविधान निर्माता परिचित थे, बिल्कुल वाकिफ थे, और यही कारण था कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उसके 15 दिन बाद 30 अगस्त 1947 में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो मूल अधिकार समिति थी उसने पहला रिकमेंडेशन समान नागरिक संहिता बनाने का किया, और उसको जो है संविधान सभा ने स्वीकार भी किया। बिल्कुल। अपेक्षा थी कि देश में जो धर्मनिरपेक्ष सरकार आएगी वह पहला प्रयास करेगी कि यह देश के लिए एक समान नागरिक संहिता बने। उसका मंशा ये था कि जो नागरिकों के मन में धर्म को लेके अलगाववादी सोच है वह खत्म हो। लेकिन दुर्भाग्य से वह समान नागरिक संहिता जो 1950 के दशक में बहुत आसानी से बनाया जा सकता था वह नहीं बनाया जा सका। हिंदुओं के लिए अलग कानून बनाया गया, जो मुसलमान ईसाइयों भाई के लिए अलग कानून था उसको बनाए रखा गया, और उसका आज दंश इस देश को झेलना पड़ रहा है। जो हमारे अंदर जो है यह भाव बन गया है कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो हिंदू कानून से संचालित हो रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं तो शरीयत कानून से संचालित हो रहा हूँ जो अरब कंट्री से आया हुआ है, मैं ईसाई हूँ, मैं ईसाई कानून से संचालित हो रहा है जो यूरोप से आया हुआ है। तो ये जो वैमनस्यता बढ़ रही है आपस में, रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। हम लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट जोन बना के एक दूसरे से बचे हुए हैं। किस तरीके से जो है, तो उस सोच को समाप्त करने के लिए, उस अलगाववादी सोच को समाप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता की बहुत आवश्यकता है। और हम बता दें आपको, एक आपके प्लेटफॉर्म से हमको बताने में खुशी हो रही है कि हम लोग इधर पिछले 4 सालों से 5 सालों से जो है समान नागरिक संहिता को लेकर मिशन आर्टिकल 44, वन नेशन वन सिविल लॉ, मिशन अनुच्छेद 44, एक राष्ट्र एक सिविल कानून के नाम से अभियान चला रहे हैं। और प्रत्येक 23 नवंबर को समान नागरिक संहिता संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। भाव यह है कि 23 नवंबर 1948 को पहली बार इस देश के संविधान सभा ने अनुच्छेद 44 को स्वीकार किया था, तो उसको हम लोगों ने एक सिंबॉलिक रूप से उसके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 23 नवंबर को भी हम लोग एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। एक समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं, उसकी रूपरेखा बन रही है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से आपने जो ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है इसके माध्यम से भी इस विषय पे जो है जन जागरूकता। हम लोग 23 नवंबर को समान नागरिक संहिता पे जरूर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2-4 वीडियो फॉर्म में आपको संदेश भी भेजें कि हम सभी लोगों के जो जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या मंतव्य है, जिससे कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर उसको दिखा सकें, बता सकें, लोगों की राय आपके पास जा सके। डॉक्टर साहब, आपको बता दें, इसके लोगों में ये गलतफहमी फैला दिया गया है
कि अगर समान नागरिक संहिता बन जाएगा तो यह धर्म में हस्तक्षेप करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समान नागरिक एक प्रश्न संहिता बनेगा तो यह एक कहीं प्रश्न से आया। आपके धार्मिक धार्मिक अधिकार में या धार्मिक आचरण में, धार्मिक व्यवहार में कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं करने जा रहा है। आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, आप पैंट शर्ट पहनिए या जो है कुर्ता पैजामा पहनिए, आप साड़ी पहनिए, बुर्का पहनिए, इस सब की जो आप पूजा करिए, नमाज करिए, आप 7 फेरे लेके शादी करिए या जो है निकाह करिए, मतलब कहीं से भी आप चाहे तो मरने के बाद हाँ, कोई भी किस भी चिता कार्य को पद्धति से जलाइए या आपका हो। जालिए, ये जो भी आपके धार्मिक अधिकार हैं वह उसमें कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं होने जा रहा है। जो समान नागरिक संहिता का जो मूल भाव है यह है कि जो आपके सिविल अधिकार हैं उन सिविल अधिकार को लेके किसी भी धर्म को ज्यादा अधिकार नहीं दिया जाएगा और किसी धर्म को कम अधिकार नहीं दिया जाएगा। जैसे मुख्य रूप से कौन सी ऐसी चीज है जो परिवर्तित हो जाएगी, जो जहां पर पहली चोट जैसे आपको होगी बता उसका दें, समाज को। आपको जी। आपको दो तीन उदाहरण बता देते हैं। जैसे हम्म, हिंदू कानून में यह व्यवस्था किया गया है कि आप एक से अधिक शादी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हम्म, हिंदू पति हो चाहे हिंदू पत्नी हो, हम्म, वह एक से अधिक विवाह बिल्कुल नहीं कर सकता है। बिल्कुल। ईसाई कानून में भी यही व्यवस्था है कि चाहे ईसाई पति हो चाहे ईसाई पत्नी हो, एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता है। बिल्कुल। ऐसे ही पारसी कानून में भी है, पारसी पति चाहे पारसी पत्नी एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता है। लेकिन हम्म, शरीयत कानून के आड़ में भारत में ऐसी व्यवस्था को हम लोग ढो रहे हैं जिसके अंतर्गत हम्म, मुस्लिम पति एक ही हम्म, नहीं, 2 3 4 4 विवाह कर सकता है। मुस्लिम पत्नी दूसरी विवाह नहीं कर सकती नहीं, है एक पति के नहीं कर रहते, सकते। लेकिन मुस्लिम हम्म, पति एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह कर हम्म, सकता है, तीसरा विवाह कर सकता है, चौथा विवाह कर सकता है। हम्म, तो अब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है कि जो इसके पीछे कोई अगर इसमें कारण कुछ है, इसके तर्क पीछे तर्क क्या नहीं कारण है हो कोई सकता है तर्क। कि मुस्लिम पति को दूसरा शादी करने का अधिकार दे दिया जाए, हम्म, एक बीवी के रहते दूसरी शादी करने का अधिकार दे दिया जाए, 2 बीवी रहते तीसरी शादी करने का अधिकार हम्म, दे दिया जाए, 3 बीवी के रहते चौथी शादी का अधिकार हम्म, दे दिया जाए। और ये सब केवल शरीयत कानून का नाम लेके किया जा रहा है। और आपको डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आश्चर्य होगा जानकर कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, चाहे वो टर्की वहां हो, पर ये चीज खत्म। ट्यूनिशिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश में हो, वहां पे यह खुद भी नहीं लागू है। हम्म, हम्म, वहां पे टर्की में एक मुस्लिम हम्म, पति को दूसरा एक बीवी के रहते दूसरी शादी का अधिकार नहीं है। तो क्या नहीं है। वहां पे शरीयत खत्म हो जा रहा है? खुद जबकि पाकिस्तान स्वस्थ जो आपका समाज की, पड़ोसी मुल्क है, हाँ, स्वस्थ समाज की पाकिस्तान जो रचना आपका करने पड़ोसी में। मुल्क है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, वो भी इस्लामिक डोमिनेटेड कंट्री है, इस्लामिक डिक्लेयर्ड बिल्कुल। कंट्री है। वहां पे भी जो है एक मुस्लिम पति दूसरा शादी हम्म, तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि वो पहली बीवी की सहमति न ले ले और वहां के आर्बिट्रेशन काउंसिल की अनुमति न ले ले। तो तो स्वस्थ ऐसी समाज स्थिति की में रचना करने में। हम्म, आप जो है इस तरीके से छूट दिए हुए हैं, उसका भी बहुत दुष्प्रभाव इस देश के सामाजिक संरचना में बिखराव के रूप में देखने को मिल रहा है। हम्म, आप आपको शायद मतलब कुछ उदाहरण आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यह तथ्य है हम्म, कि धर्मेंद्र जैसा नायक हम्म, जो है दूसरी शादी करने के हम्म, लालच में हम्म, अपना धर्म अपना परिवर्तन नाम किया है। बदल दिया। हाँ, कर और परिवर्तन किया है। पहली बीवी भी है, पहली बीवी के हम्म, रहते हेमा हम्म, मालिनी से जो उन्होंने शादी किया, वह मुसलमान बन गई। उस शादी करने के मुसलमान लिए बन उन्होंने जो है धर्म परिवर्तन कर दिया। गई। अब चलते पहली बीवी से दो तीन बच्चे हैं, दूसरी बीवी से भी हम्म, 2 3 बच्चे हैं। आपकी जनसंख्या हम्म, में भी जो है अनावश्यक जो है भार पैदा कर अनावश्यक रहा है। अस्वस्थ समाज का निर्माण हो रहा है, अस्वस्थ समाज का निर्माण हो रहा है। अस्वस्थ तो समाज का एक निर्माण हो रहा है। ए शैलेश कुमार तिवारी जी वैज्ञानिक हैं, और हमारे कार्यक्रमों में हमें आते रहते हैं। ये सब्जी अनुसंधान के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक प्रश्न इनके मन में
जिज्ञासा हुई है आपसे पूछने की, क्या जातिगत आरक्षण समान नागरिक संहिता के लागू होने से हटेगा? इनका नहीं नहीं, आरक्षण पर ये है समान नागरिक इनका। संहिता का, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, समान नागरिक संहिता का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं। समान नागरिक संहिता सिर्फ इस बात को लेके है कि जो धर्म के नाम पर सिविल कानून है, हाँ। वह सिविल कानून जो धर्म के नाम पे अलग अलग हैं, उनको खत्म हम्म, करके सभी भारतीयों के लिए एक कानून बनाया जाए। एक कानून कहीं कहीं बनाया जाए। अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे अपवाद जो है आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हैं, वहाँ के लिए कुछ हम्म, अपवाद भी हो सकते हैं। खुद संविधान में भी बहुत सारे अपवाद हैं, उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी अपवाद हो सकते हैं। जो आपके हम्म, जातिगत आरक्षण का इश्यू है, यह अनुच्छेद हम्म, 44 के से गवर्न नहीं होता है, यह नहीं अनुच्छेद होता है। 16 से गवर्न होता है। हम्म, अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो हम्म, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी है, उनके लिए आरक्षण की हाँ, व्यवस्था किया जा सकता है। उन्हें कहीं उन्हें थोड़ा बाध्यकारी नहीं सहयोग है। देने के लिए। बाध्यकारी नहीं है, सहयोग है, वो सहयोग है उनको जिससे कि उनको 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 उठाने के लिए, प्रमोट किया उनको जा जो है सके। रेस में लाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। लेकिन आज दुर्भाग्य क्या है, जो तिवारी जी की जो चिंता है, बहुत जायज हम्म, चिंता है। इसलिए जायज चिंता मैं मानता हूँ क्योंकि आरक्षण का लाभ जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। उनको नहीं मिल रहा है और जिसको। उसका उसके कारण जो है ये आरक्षण का इशू जो खत्म करने का इशू है, जो हाँ, हमारे संविधान निर्माताओं ने माना था कि ये आरक्षण जो है जल्दी से इसका लक्ष्य 10 साल पूरा के लिए करके था, हम हाँ। लोग 10 साल बाद, 20 साल बाद खत्म कर ले जाएंगे, वह पूरा एक नहीं हो पा बराबरी रहा ला है। के फिर हम लोग कर लेंगे, वो नहीं पूरा हो पा रहा है क्योंकि वह उसमें इतना ज्यादा बराबरी क्यों भ्रष्टाचार नहीं हो पा है। रहा है, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। चिंतन करने की यह बिल्कुल। आवश्यकता है कि जो ओबीसी कैटेगरी है या एससी कैटेगरी है, इसमें खुद भी एक ऐसा समृद्ध वर्ग पैदा हो गया है जो आरक्षण के हम्म, लाभ को झटक लेता है, और जिनको झटक वास्तव लेता में है, मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। उनको नहीं मिल रहा है और तो उनको उनका नहीं मिल पाने उनका के टोटल। कारण जो है उनको वह कोई जो फेस है वैल्यू उनको स्थिरता बना दिखा हुआ के, है। और उनको फेस वैल्यू दिखा के इस कानून को बनाए रखने में एक मदद मिल रही है, और लाभ जो है जो मदद ले मिल रही चुके है, हैं या जो समृद्ध है उन्हीं को मिलता जा रहा है। ये बात उन्हीं सही को है, मिल ये रहा बात है। सही कहने वो की। वह जो जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं पा रहा है। और उसका हम्म, सबसे अधिक खामियाजा जो है, सवर्ण समाज जो सो कॉल्ड नॉन जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको भुगतना हाँ, पड़ रहा है। क्योंकि यह जब भुगतना तक पड़ रहा है। उनको वंचित समाज जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाया गया है, अगर उनको हम्म, नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से आरक्षण जो है आगे बढ़ता रहेगा। तो आवश्यकता बढ़ता इस रहेगा। बात की है, इस बात पे जोर देने की है कि अगर आरक्षण की हम्म, व्यवस्था है तो आरक्षण की व्यवस्था इसलिए है ताकि उनको लाभ मिले जिनके लिए बनाया गया है, न कि उनको लाभ मिले। अब हमारे पास जो है, आपको बता दें डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मूल रूप से हमारे जी, पास जो है कोई जमीन नहीं है। एज ए इंडिविजुअल जो है बिल्कुल, कोई खेती की जमीन नहीं है। कोई जमीन नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आपको जो है पिछड़े वर्ग में या एससी कैटेगरी मिलेगी जिनको बहुत समृद्धशाली हैं, लेकिन उनको लाभ मिल रहा है, हम्म, उनके बच्चों को लाभ मिल बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल। मिलने मिले। हम्म, लेकिन उसी जातियों में, उन्हीं वर्गों में बहुत सारे ऐसे वंचित समाज के लोग हैं जिनको जो है जिनको इसलिए लाभ नहीं मिल मिलना पाता है चाहिए क्योंकि लेकिन नहीं मिल आरक्षण रहा है। नहीं मिल रहा हम्म, है। तो उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। अगर उस दिशा में कार्य करने के लिए नहीं बढ़ पाए ईमानदारी से, तो निश्चित रूप हम्म, से मान चलिए कि ये आरक्षण बहुत ही जटिल होने जा रहा है। और ये हम्म। हम वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। अगर जो है हाँ, स्थिति और भी सर, प्रतिकूल हुआ, अच्छा ये जानिए, आज। आपके भारतवर्ष में हम्म, यह जो है आरक्षण, आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जो जातीय भेदभाव है, जो जातीय हम्म। आधार पे हमने जो है एक जो मुहिम दूरी चला होती रखा जा रही है है, जो एक, कि हाँ, एक दूरी। हाँ, जो हम्म, जातीय जातीय आधार, जात के नाम पे जो भेदभाव है इसको खत्म किया जाए। यह देश के लिए आवश्यकता है। हाँ, हाँ, हाँ। केवल हिंदू देश समाज के की लिए बात नहीं आवश्यकता है, है। हिंदू धर्म की बात नहीं है। नहीं, यह नहीं, देश नहीं, की देश के आवश्यकता है लिए। कि देश के जातीय लिए आवश्यक। जातीय स्थिति को हम लोग जो है कंट्रोल नियंत्रित करें। जो जाति के नाम पे जो बिल्कुल। है, अगर वो जाति, राजा राम मोहन राय ने कहा था, यह जाति जो है इस देश की गुलामी का सबसे प्रमुख कारण है।
सबसे प्रमुख कारण। इस जाति ने, इसीलिए तो वह उसके इसीलिए लिए मैं मंथन करने की आवश्यकता है। यह आरक्षण जो हम्म, जाति के आधार पे है, जो वर्ग के आधार पे है, यह आरक्षण जो है जिस पर्पज से है, जिस उद्देश्य से लाया गया है, उस उद्देश्य में फलीभूत हो, इसको हम्म, कैसे और अ, इस तरीके से लागू किया जाए कि उस वंचित समाज के लोगों को ही लाभ दे, इस दिशा में हम्म, सोचने की आवश्यकता है और जल्दी से जल्दी इसको खत्म किया जा सके। जल्दी जल्दी ये तो एक जो ऐसा हमारे गैप हम तिवारी लोग जी क्रिएट की कर रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल उसके बिल्कुल लिए भी शैलेश हम लोग जो तिवारी है जी एक एक वो बड़े समान वैज्ञानिक नागरिक हैं, उनकी संहिता का सोच है। उस आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, हैं? यह हाँ इसका हाँ हाँ। यह जो अनुच्छेद 44 से गवर्न होता है, जो सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म के नाम पे जो सिविल कानूनों में विसंगति है, जो भेदभाव है, उसको समाप्त करके एक यूनिफॉर्मिटी लाने की, एक समानता लाने की पहल है और वो हमको खत्म लगता है करने कि की बात जिस करता है। जिस समाज को ये लगता है कि वो उनके खिलाफ है, बल्कि ये हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये कानून जो है उसके समाज के स्वस्थ स्वस्थ रचना के लिए भी बहुत बड़ा सहायक होगा। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर स्वस्थ समाज का संरचना करना कोई है। नुकसान नहीं होना। आपको बता दें, जैसे एक उदाहरण से बता देते हैं। मुसलमानों में मुस्लिम कानून के अंतर्गत वसीयत अनरजिस्टर्ड भी मान्य है। अगर वो अच्छा। अपंजीकृत है तो भी मान्य है। ठीक है। अगर वो अपंजीकृत की बात छोड़ दीजिए, अगर लिखित नहीं है, मौखिक भी है तो भी मान्य है। बताइए। मुस्लिम तो ये कानून के कितना बड़ा। अंतर्गत हाँ, वसीयत तो भी मान्य है। हम्म, इसी तरह से मुस्लिम हम्म, कानून के अंतर्गत दान अगर मौखिक है तो भी मान्य है। हम्म, दूसरे कानूनों हम्म, में, हिंदू कानून में हम्म, या ईसाई कानून में, पारसी कानून में वसीयत या दान का न केवल लिखित होना आवश्यक है, बल्कि हम्म, पंजीकृत होना भी आवश्यक है। अब आवश्यक उसका है। हाँ। नुकसान कैसे होता है? हम्म। मुस्लिम अगर भाव यह है, उसको पंजीकृत कराने का भाव यह है कि इसका मिसयूज न किया जा सके, वसीयत का या हम्म। दान का दुरुपयोग न हम्म, हो सके। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। जो है मौखिक होने से इसकी दुरुपयोग होने की अंदेशा जो है आपके हिंदू धर्म के लोगों के साथ जुड़ के है, ईसाई धर्म के हम्म, साथ जुड़ के है, तो मुस्लिम धर्म के हम्म, साथ जुड़ के क्यों नहीं है? बिल्कुल एक बिल्कुल सवाल बिल्कुल सर, पैदा होता बिल्कुल है। आप। बड़ा अच्छा लगा सर, बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को मिली और हम लोग सूचना के अधिकार के साथ साथ समान नागरिक संहिता को भी कुछ हद तक छूकर समझाने की कोशिश किए। और शैलेश सर का एक और सवाल है, आपको बहुत ही कम समय में आप इसको समराइज करिएगा। क्या इस जातिगत जी। आरक्षण के अंदर सभी वर्गों के गरीब परिवारों के लिए संरक्षण और उत्थान के लिए कोई पीआईएल नहीं हो सकती? क्या इस जातिगत आरक्षण के अंदर सभी वर्गों के परिवारों के संरक्षण और उत्थान के लिए कोई पीआईएल नहीं हो सकती? शार्ट में इसका नहीं, बिल्कुल। जवाब। जहां तक देखिए, पीआईएल का जहां तक सवाल है, ठीक है ना, पीआईएल जो है आपका संविधान के अंतर्गत ही जो है प्रदत्त अधिकार है। जनहित याचिका हाँ। जिसको कहते हैं, कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर कोई संविधान से जुड़ा मौलिक विषय है तो उससे जुड़ा हुआ सवाल उठा सकते हैं, या ऐसा सवाल है जो जनमानस को प्रभावित कर रहा है तो उससे भी जुड़ा उसको उठा सकते हैं। तो आपका जो मूल विषय है वो यह है कि जो, जैसे आप कैटेगरी में 10% आरक्षण दिया गया गरीब लोगों को जो है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण मोदी सरकार ने एक पहल किया है। वह पहल अगर हम जो है दूसरे वर्ग के लोगों के लिए करें तो निश्चित रूप से वो आरक्षण को कुछ हद तक ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। उनकी जो हाँ पीआईएल हाँ की हाँ, बात हम कर रहे हैं, वही सोच वही रहे हैं। पूछना चाहते हैं। हाँ, वही कि पूछना है इनका कि क्या जातिगत आरक्षण के अंदर सभी वर्गों के हम्म, गरीब परिवार के संरक्षण के लिए, उत्थान के लिए कोई ऐसा व्यवस्था बनाया हाँ, गया जैसे कि उनके सेक्शन यही के। मैं इसके लिए आपको बता दें। मैं क्या नाम बताया आप पूरा? तिवारी जी का शैलेश पूरा नाम कुमार क्या बताया? तिवारी। शैलेश 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 कुमार कुमार तिवारी। जी को, शैलेश कुमार जी को शायद मैं बताने में मुझे अच्छा लग रहा है कि इसकी मांग हम लोग मोदी सरकार से किए हुए हैं कि अच्छा। आरक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए
आरक्षित वर्ग में जो है भी ईडब्ल्यूएस हैं, जैसे हाँ जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस हैं, वैसे आरक्षित वर्ग में ही ईडब्ल्यूएस हैं। तो जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, हाँ क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को कहीं न कहीं से फ्रस्ट्रेट किया जाता है, कई तरीके से फ्रस्ट्रेट किया जाता है और वो उतना इफेक्टिव नहीं रह गया है। तो जो ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट जो है आपके जनरल कैटेगरी के लिए है, उस ईडब्ल्यूएस के कंसेप्ट को जो है आरक्षित वर्ग में भी लागू किया जाना चाहिए। अगर वो बिल्कुल बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस के कंसेप्ट को आरक्षित वर्ग में लागू किया जा रहा है, तो वो आरक्षण को और प्रभावशाली बनाएगा और प्रभावशाली और जितना बनाएगा ही और जल्दी उसकी उसकी आरक्षण प्रभावशाली बना के हम्म, लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, उतना ही हम्म, जल्दी आरक्षण को खत्म करने का दावा हम्म। पुख्ता होगा। उसके जो आरक्षण को ऑब्जेक्टिव खत्म है वो करना फुलफिल हो जाएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल हो फुलफिल जाएंगे। होगा। तो इस बिल्कुल संदर्भ बिल्कुल। में मैं शैलेश कुमार के जो है जो विचार हैं, उस विचार से पूरी सहमति व्यक्त करता हूँ। जो पीआईएल की उनकी बात है, उस पीआईएल के लिए हमारा हम लोग इस पे भी चूंकि जो है हमने एक अपने संस्था के माध्यम से राष्ट्रीय स्वराज परिषद के माध्यम से जो है एक हमने प्रत्यावेदन भेजवाया भी है और अच्छा अच्छा। उसको आधार बना के अगर शैलेश कुमार जैसे जो है जागरूक लोग हैं तो मुझे खुशी है। हम्म। हम उनका भी चाहेंगे कि वो आवे इसमें सहयोग करें, हम उनके नाम को लेके बिल्कुल आगे बिल्कुल बढ़ेंगे बिल्कुल। और निश्चित रूप से सेल्फ अगर बिलीफ, पीआईएल की आवश्यकता आत्मविश्वास, होगी। आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला यह हम लोगों का हाउ टू गेट यू बैक डॉक्टर सत्या होप टॉक्स हम्म, आपको बहुत बहुत सम्मान देता है सर। आपको बहुत साधुवाद, इतना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छा हमारे व्यूअर्स के लिए आपने बताया और बहुत सारी नहीं जानकारी मुझे दी। भी मुझे लगता है आपके कि डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मैं भी आपको देखता रहता हूँ, फेसबुक पे देखता रहता हूँ। थोड़ा समय हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि ये अनुच्छेद 44 को लेके जो हम लोग मिशन चला रहे हैं, इस पे जी समय समय पे जो है हम लोग आयोजन करते रहते बिल्कुल हैं। इधर थोड़ा कोरोना काल बिल्कुल। में कुछ समय मिल गया तो हमने 2-3 पुस्तकों को अंतिम रूप दिया है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता। बहुत लेकिन अच्छा मुझे विचार है। वो हमने हम्म, ये कोरोना काल में आपको बता दें मैंने 3 पुस्तक को अंतिम रूप दिया। एक संविधान है, एक समान नागरिक संहिता पे यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक तीसरा इशू जो है राजनीतिक हम्म, पार्टियों में जो कुलीन तंत्र विकसित होता जा रहा है। हम्म। डॉक्टर साहब सुन पा रहे ये नेटवर्क अब लग रहा हैं? है कि राजनीतिक अपना पार्टी अपना अपना पूरा ले रहा है, इसलिए हमको लगता है कि इस कार्य को अभी